Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Ishansh Awasthi and today in this video हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट और वो एम्पायर है रोमन एम्पायर। तो बेसिकली हम इस वीडियो में रोमन एम्पायर के बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर का पार्ट ए होगा और फर्दर जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे वो हम पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम पार्ट ए में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन जानना है ताकि हमको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिले दैट व्हाट एग्जैक्टली चैप्टर वांट अस टू बी नोन, मतलब क्या हम चैप्टर हमसे चाह रहा है कि हम जाने। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये एम्पायर हम बात करेंगे रोमन एम्पायर की, जो कि लेट एंड अर्ली रोमन एम्पायर में डिवाइडेड है। अब ये अर्ली रोमन एम्पायर क्या है? जो 3rd सेंचुरी के पहले का रोमन एम्पायर है, और लेट रोमन एम्पायर 3rd सेंचुरी के बाद का है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपकी बुक में भी रिटन है। इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स, जो 3 कॉन्टिनेंट हमने जाने कि एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट, तो वो कौन कौन से हैं? वो कॉन्टिनेंट है यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, जो फर्टाइल क्रेसेंट के अमाउंट में प्रेजेंट है। फर्टाइल क्रेसेंट क्या होता है? क्रेसेंट जैसे मून देखते हैं हम, ये वाला मून, तो ये क्रेसेंट होता है। थोड़ा ड्राइंग अच्छी नहीं बनी तो ये क्रेसेंट होता है। इसके अलावा रूल कैलिफेट, इसमें कैलिफेट का रूल चलता था, जो हम फर्दर नेक्स्ट थीम में जानेंगे। अभी के लिए आप बस ये जान लीजिए कैलिफेट रूल चलता था। इसके अलावा सोर्सेस, हमें सोर्सेस कौन कौन से मिले हैं इस एम्पायर के रिगार्डिंग में? सबसे पहले तो टेक्स्ट से हमें पता चलता है, अनल्स जिसको बोला जाता था, उन टेक्स्ट से पता चलता है। इंस्क्रिप्शंस ऑन पैपरस स्क्रोल, पैपरस स्क्रोल बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो कि रिवर्स के अक्रॉस में पाए जाते हैं, जस्ट लाइक पाइन ट्रीज। आपने देखा होगा रिवर के अक्रॉस में, जो बीच के अक्रॉस में जो ट्रीज होते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो रिवर की बात की गई है वो नाइल रिवर के अक्रॉस में पैपरस स्क्रोल मिलता था। उन्हीं प्लांट्स की मदद से राइटिंग में काम आता था और उसी के इंस्क्रिप्शंस डॉक्यूमेंट हमको मिलते हैं। थर्ड, हमें मटेरियल्स से सोर्सेस पता चलते हैं। मटेरियल्स कौन कौन से? बिल्डिंग्स बनती थी उस समय पे, उससे हमें पता चलता है। जो मॉन्यूमेंट्स थे उनसे पता चलता है कि क्या क्या प्रिविलेंट था, और ये एम्पायर के बारे में हमको एग्जैक्ट नॉलेज मिलती है। इसके अलावा राइवल कौन था रोमन एम्पायर का? ये ईरानियन एम्पायर था। तो बेसिकली दोनों किंगडम्स के बीच में राइवलरी चलती थी, दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्लोरिश थे, बट इन कंपैरिजन टू रोमन इसमें डाइवर्सिटी कम थी। रोम में डाइवर्सिटी भी पाई जाती है, हमको ढूंढने को मिलती है। सो देखते हैं ईरानियन एम्पायर विच वॉज डिवाइडेड बाई यूफ्रेट्स रिवर। तो बहुत ही स्लीक डिफरेंस था इन दोनों एम्पायर के बीच में, और यूफ्रेट्स रिवर एक मेजर रोल प्ले करती है इन दोनों एम्पायर्स को डिवाइड करने में। तो हमने लास्ट चैप्टर में भी यूफ्रेट्स रिवर की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी और इसमें भी इसकी सिग्निफिकेंस देखने को हमको मिली। तो आप जान सकते हैं ये रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। लास्ट देखेंगे ज्योग्राफी, ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो नॉर्थ में इट कंसिस्ट ऑफ 2 रिवर्स, राइन एंड डॉब। ये दोनों रिवर के क्रॉस में पाया जाता है नॉर्थ में, और साउथ में एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट सहारा। साउथ में डेजर्ट सहारा के अक्रॉस में भी पाया जाता है रोमन एम्पायर। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चैप्टर पे आते हैं। सो हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द अर्ली एम्पायर। सो इस टॉपिक में हम बेसिकली क्लासिफिकेशन जानेंगे, आर्मी के बारे में जानेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जानेंगे रोम का। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। द रोमन एम्पायर कंप्राइज ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन एज कंपेयर टू ईरान। तो ईरान में ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन नहीं थी, वहाँ पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ही थी, बट रोम में डाइवर्स पॉपुलेशन थी। जैसे कि इंडिया में, अगर आप इंडिया में देखें तो डाइवर्स पॉपुलेशन है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सारी ही आपको लोग मिल जाएंगे इंडिया में। तो उसी तरह से हमारा रोम भी था। सेकेंडली देखेंगे द पार्थियंस एंड ससानियंस डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर ईरानियन पॉपुलेशन मेजरली। तो मेजरली ये जो 2 डायनेस्टी थी, पार्थियंस एंड सानियंस, इन दोनों डायनेस्टी ने रूल किया था, और किसको? बेसिकली ईरानियन पॉपुलेशन को ही रूल किया है इन्होंने ईरान में। ऐसा नहीं कि इन्होंने डाइवर्स पॉपुलेशन को रूल किया हो जैसा कि रोम ने किया है। रोम ने हर लैंग्वेज को अलाउ करा था बोलने के लिए। रोम में कोई भी लैंग्वेज आप बोल सकते थे, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी थी। बट यहाँ पे अगर हम देखें ईरान में, तो वो लोग बेसिकली दोनों डायनेस्टी ने एक ही इंसान को प्रमोट किया है, या एक ही भाषा को प्रमोट किया है, वो है ईरानियन पॉपुलेशन। इसके बाद वेयर एज इन रोम
रोमन एम्पायर वेराइटी ऑफ टेरिटरी एंड कल्चर बाउंड द कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद देखेंगे रोमन एम्पायर कंप्राइज ऑफ सेवरल लैंग्वेज बट ग्रीक एंड लैटिन वर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब यूं तो वहाँ पे सेवरल लैंग्वेजेस बोली जाती थी रोम में, बट जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो दो ही थी। कौन सी? ग्रीक एंड लैटिन। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी एंड इंग्लिश। तो वही सिस्टम रोम में भी था। इसके अलावा 3 मेजर प्लेयर्स इन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। जो 3 मेजर प्लेयर थे पॉलिटिक्स के, वो कौन कौन थे? एम्परर, सीनेट एंड आर्मी। एम्परर तो भाई राजा हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट आज की डेट में राजा कौन है? अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है। और अगर सीनेट की बात करें तो वो ऑफिशियल्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए। तो सीनेट्स बेसिकली नोबल पर्सनालिटीज होते थे, जो पावरफुल लैंड ओनर्स होते थे, एरिस्टोक्रेसीज होते थे, वो लोग इसमें आते थे सीनेट्स में। एंड थर्ड आर्मी ऑफिशियल्स हो गए, जो आज की डेट में प्रेजेंट हम देखते हैं कमांडर, जनरल, ये सब आ गए आर्मी में। 3 पार्ट्स में जो था, 3 पावर्स में डिवाइडेड था हमारा रोम। चलिए आर्मी का पार्ट जानते हैं कि द रोमन एम्पायर कंप्राइज ऑफ प्रोफेशनल आर्मी विच रेंडर इट सर्विस मिनिमम 25 ईयर्स। मतलब जो आर्मी थी वो प्रोफेशनल आर्मी थी, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, प्लस जो भी आर्मी का पार्ट बनता था उसको 25 ईयर्स ऑफ सर्विस मिनिमम देनी पड़ती थी रोम में। इसके अलावा इट हैड द पावर टू डिसाइड द फेट ऑफ एम्परर। एम्परर की डेस्टिनी डिसाइड करने का इसके पास पावर थी। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज थी, इसके पास पावर थी, तो ये अपनी पावर का यूज़ करके एम्परर की फेट को भी डिसाइड कर सकती थी। इसके अलावा द रोमन एम्पायर वॉज स्टैब्लिश्ड बाय ऑगस्टस सीजर कॉल्ड द प्रिंसिपेट। अब ऑगस्टस सीजर कौन थे? ये जूलियस सीजर के सन थे। आपने जूलियस सीजर नोवेल पढ़ी होगी, तो ये उसी के कंप्राइज, उसी के बेटे हैं ये ऑगस्टस सीजर। और इनका जो भी एरा रहा है, इन्हीं ने रोमन एम्पायर इस्टेब्लिश किया। प्लस जो इनका एरा रहा है वो बहुत ही पीसफुल रहा है। लोग वहाँ पे इनके रीजन में बहुत खुश थे इनके एम्पायर में, तो इनको प्रिंसिपेट कहा जाता था। मतलब बहुत पावरफुल इंसान जो भी राजा बनता था उसको प्रिंसिपेट कहा जाता था। इसके बाद हम देखेंगे सीनेट हैड एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज एंड हैड बीन रिप्रेजेंटिंग एरिस्टोक्रेसी। तो जो 3 मेन पावर्स थी वो हमने जानी थी, कौन कौन सी? सीनेट, आर्मी एंड एम्परर। तो हमने एम्परर का पार्ट जान लिया, किसने स्टैब्लिश किया था? ऑगस्टस सीजर ने। हमने आर्मी के पार्ट जान लिया, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। अब हम सीनेट्स की बात करते हैं। तो सीनेट्स जो थे हमारे वो रिप्रेजेंटिंग एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो लैंड ओनिंग लोग थे या जो नोबल पर्सन्स थे, पैसे वाले लोग बेसिकली, वो सीनेट्स का पार्ट थे। इवन सीनेट्स और आर्मी के एक दूसरे में नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि आर्मी बहुत पावरफुल थी और सीनेट्स बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, तो इन दोनों के बीच में राइवलरी चलती थी कि कौन ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है या कौन राजा को ओवरकम कर सकता है। तो एम्परर्स वर जज्ड द वे दे ट्रीट सीनेट्स। तो एम्परर सीनेट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अगर हम ऑगस्टस सीजर की बात करें तो इन्होंने, ये तो सोल सुपर अथॉरिटी थे, राजा थे, बट स्टिल ये अपने आप को राजा नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये सीनेट की डिसरिस्पेक्ट होगी, और सीनेट्स क्योंकि पावरफुल पर्सन्स हैं तो उनको ही एक तरह से उनको ही राजा बोल सकते हैं डेमोक्रेसी में। जैसे अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो राजा, अगर प्राइम मिनिस्टर है वो अपने आप को राजा नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है? जो प्रजा है वही राजा है। सिमिलरली ऑगस्टस सीजर का भी यही कॉन्सेप्ट रहा था। तो सीनेट्स को जिस तरह से राजा ट्रीट करता था उसी हिसाब से राजा को जज किया जाता था। फैमिली डिसेंट्स आइदर नेचुरल और एडॉप्टेड वाज द डिसीजिव फैक्टर इन द सक्सेशन और टू थ्रोन। मतलब जो भी पीढ़ियां दर पीढ़ियां रूल करती थी वो या तो एडॉप्ट की जाती थी अगर राजा का कोई बेटा नहीं है, नहीं तो राजा का बेटा राजा बनता था, थ्रोन पे बैठता था। अब हम ऑगस्टस सीजर की बात करें तो उनका कोई बेटा नहीं था, तो इन्होंने अडॉप्ट किया था टिबरिस को। ही वॉज अडॉप्टेड बाय ऑगस्टस सीजर। इसके बाद हम देखेंगे ऑगस्टस एज इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एज ऑफ रोमन एम्पायर। इसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था रोमन एम्पायर, प्लस सबसे ज़्यादा पीसफुल एम्पायर रहा था इनके रीजन में। इसके बाद जानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर, वो किस तरह से चलता था। द वास्ट रोमन एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय अर्बनाइजेशन। अब रोम को डेवलपमेंट करवाने के लिए जो सीजर था उसने क्या किया?
उसने अर्बनाइजेशन की तरफ इशारा किया। मतलब जब आप अब आज की डेट में आप देखें तो ग्रोथ का मतलब अर्बनाइजेशन से अटैच कर दिया गया है। मतलब जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, अर्बन सेंटर्स होंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ को मेज़र किया जाता है। तो उसी तरह से अर्बनाइजेशन कर दिया था और सारी जो टेरिटरीज थी उसको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था। जैसे अगर आप देखें इंडिया में भी पहले कितनी सारी प्रोविंसेस थी, मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे, तो ये सब प्रोविंसेस इंडिया में जैसे थी वैसे ही रोम में इन्होंने 3rd सेंचुरी के अराउंड में करवा दिया था या 2nd सेंचुरी में। तो और वो जो सब्जेक्ट्स थे, मतलब प्रजा थी, उनसे टैक्सेस भी वसूलना स्टार्ट कर दिया था ताकि और ज़्यादा वो ग्रोथ कर सके उन पैसों से। तो एट इट पीक in 2nd century, Roman Empire stretched from Scotland to the border of Armenia and from Sahara to Euphrates and sometime beyond. तो जब ये रोमन एम्पायर अपने पीक पे था तो क्या हुआ था, तो रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा फैल गया था, स्कॉटलैंड से आर्मेनिया तक और साउथ में कहाँ सहारा डेजर्ट से लेके यूफ्रेट्स रिवर तक फैल गया था। इसके बाद throughout the 2nd and 3rd century, it was upper class who supplied most cadre that governed the provinces and army, and that they become the more powerful than senators. तो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग होने लगे थे या फिर जो पैसे वाले लोग होने लग रहे थे, वो क्या था, वो सीनेटर्स और आर्मी दोनों को ही डोमिनेट कर रहे थे, पूरी प्रजा को डोमिनेट कर रहे थे। मतलब जैसे कोई प्रोविंस है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो मद्रास प्रोविंस है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला इंसान निकल आया, तो वो क्या करता था, वो पूरे मद्रास प्रोविंस को डोमिनेट करता था, वहाँ के जितने पावरफुल लोग हैं उसको डोमिनेट करता था, इवन आर्मी को भी डोमिनेट करता था। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे होने लग रही थी और वो लोग सीनेटर को भी डोमिनेट कर रहे थे। पर ये डोमिनेशन कब रुका, जब एम्परर गैलिनस आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंसोलिडेट किया उनके राइज को, मतलब ऐसे लोग ज़्यादा ग्रो ना कर पाए, उनका राइज ना हो पाए, इसको ध्यान में रखा उन्होंने, और जितनी भी पावर्स थी आर्मी की या सीनेटर्स की वो सब अपने हाथ में ले ली ताकि वो पावर्स उनके हाथ में ना जाए और जो एम्पायर है वो ऑक्यूपाई ना कर पाए। कौन, जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसीज थे वो लोग। सो गैलिनस ने ये बहुत अच्छा विजन रखा और इन्होंने अपने हाथ में एम्पायर की बागडोर इन्होंने संभाली। सो आई होप आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया होगा। अब देखते हैं रोमन सिटी के बारे में, मींस सिटी लाइफ रोमन की कैसी थी। द अर्बन सेंटर विद इट्स ओन मैजिस्ट्रेट, सिटी काउंसिल एंड टेरिटरी कंटेनिंग विलेजेस अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो उसकी सिटी में विलेजेस भी थे, अर्बन सेंटर्स भी थे, उसमें मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए गए थे। मींस जैसे आपने मुगल सोसाइटी अगर सुना होगा तो उसमें सूबेदार से अपॉइंट किए जाते थे। उनका वर्क क्या होता था, डिफरेंट प्रोविंसेस को रूल करना, क्योंकि एक किंग है वो तो हर प्रोविंस को रूल नहीं कर पाएगा, तो ऐसे ही स्पेसिफिक पर्सन्स अपॉइंट किए जाते थे। तो वही रोमन सिटी में भी होता था और डिफरेंट टेरिटरीज में विलेजेस भी हुआ करते थे। जैसे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का विलेज भी होता था, और अगर वो विलेज भी डेवलप्ड है तो बोला जाता था एम्परर जो है वो उस विलेज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, इसलिए उसका डेवलपमेंट अच्छा है। सेकेंड, पब्लिक बाथ वॉज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ रोमन अर्बन लाइफ। मीन्स अर्बन सिटीज़ जो होती थी उसमें बाथिंग सिस्टम होता था, पब्लिक बाथ होती थी। मीन्स सारी पब्लिक एक जगह इकट्ठा गैदर होके बात करती थी, नहाती थी, तो उसी को एक स्ट्राइकिंग फीचर भी बोला गया है। लास्ट, अर्बन पॉपुलेशन ऑल्सो इंजॉयड मच हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट। मीन्स ऐसा नहीं था कि एंटरटेनमेंट की कमी थी इनकी लाइफ में, एंटरटेनमेंट भी बहुत पर्पसेस से किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल नुक्कड़ नाटक होते थे जिसको हम बोलते हैं पब्लिक शोज़। तो ये बंजारे लोग होते थे, वो डिफरेंट रीजन्स में जाके नाटक दिखाया करते थे। तो ये सब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी वहाँ पे रोम सिटी में एंटरटेनमेंट की भी कमी नहीं थी। तो इस तरह की कुछ थी हमारी सिटी लाइफ। सुनाओ अब देखेंगे हम 3rd सेंचुरी क्राइसिस। तो 1st और 2nd सेंचुरी तो बहुत पीसफुल थी, हमने देखा किस तरह से सीजर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एम्पायर फ्लोरिश हुआ था और पीसफुल पर्पस के लिए यूज जाना जाता था वो बेसिकली। तो चलिए 3rd सेंचुरी की बात करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस करने पड़े थे रोम को। द 1st and 2nd century were period of peace, prosperity and economic expansion, but the 3rd century was the period of crisis.
इन ईरान अ न्यू एंड मोर एग्रेसिव डायनेस्टी इमर्ज्ड इन 225। तो जो ईरान था, ईरान कौन था? ईरानियन इनके राइवल कंट्रीज थी, किसके? रोम के। तो अब इन दोनों के बीच में राइवलरी चलती थी, तो जब ईरान स्ट्रांग हो जाएगा और ज़्यादा एग्रेसिव डायनेस्टी बन जाएगी तो किसके लिए खतरा बन जाएगी? रोम के लिए। तो वही 3rd सेंचुरी में हुआ। तो 3rd सेंचुरी में कौन आ गया था? ससानियंस आ गए थे ईरान में, एंड विद इन जस्ट 15 ईयर्स वर एक्सपैंडिंग रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ यूफ्रेट्स। अब हमने देखा कि किस तरह से 15 साल के अंदर ही ससानियंस ने क्या किया था, यूफ्रेट्स रिवर तक अपनी टेरिटरी बढ़ा ली थी, जो कि ईरानियन टेरिटरी थी उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया था। और यूफ्रेट्स की क्योंकि सराउंडिंग में हमारा रोम था, तो रोम को खतरा हो गया था ईरान से। इसके बाद शाहपुर वन, द ईरानियन रूलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम। ये ईरानियन रूलर थे, इन्होंने क्या क्लेम किया था कि इन्होंने इनहिलेट कर दिया है रोमन आर्मी को। इनहिलेट मतलब डिफीट कर दिया है कंप्लीटली, जो कि 60,000 सैनिकों से भी ज़्यादा थे, उनको डिफीट कर दिया, उनको हरा दिया है और इन्होंने उनको भगा दिया है अपनी टेरिटरी से। कई रोमन पॉपुलेशन एरियाज़ को अपनी टेरिटरी छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि ईरानियंस उनकी टेरिटरी में आ रहे थे, उसको कब्जा कर रहे थे और उनको भगा रहे थे। सो देखिए, रोमन्स वर फोर्स टू अबैंडन मच ऑफ इट्स टेरिटरी बियॉन्ड दानुबे। दानुबे क्या है? ये रिवर है। ये कहाँ पे है? ये रोम में है। तो रोमन पीपल को अपनी टेरिटरी छोड़ के भागनी पड़ रही थी, वाइल द एम्परर्स ऑफ दिस पीरियड वर अगेंस्ट, मतलब रोम के अगेंस्ट में थे एम्परर्स, जो कि ईरानियन एम्परर्स थे, और वो ईरान के और वो रोम के लोगों को भगा रहे थे उनकी ही टेरिटरी से। और रोमन्स उनको क्या कहते थे? बारबेरियंस। क्यों कहते थे? क्योंकि उनका कोई पर्टिकुलर कल्चर नहीं था और वो एक तरह से कोई पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते थे, जैसे जंगल राज होता है। तो रोम लोग उनको जंगल राज वाले लोग कंसीडर कर रहे थे, जंगली लोग, और उन्हीं ने रोमन्स को भगाया था उनकी टेरिटरी से। तो 3rd सेंचुरी हम बोल सकते हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है रोम के लिए, वाइल द 1st एंड 2nd सेंचुरी वर पीसफुल। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर। हम इस टॉपिक में जानेंगे कि जेंडर बायसनेस तो नहीं थी, या फिर लिटरेसी, लोग लिटरेट थे या इलिटरेट थे, एंड लास्ट कल्चर कैसा प्रेवलेंट था। तो न्यूक्लियर फैमिलीज वर प्रेवलेंट, एडल्ट सन डिड नॉट लिव विद देयर पेरेंट्स, मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली नहीं होती थी। पेरेंट्स यूजुअली जब एडल्ट हो जाते थे वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते थे, सन्स जो होते थे, और वो अपने घर में स्लेव्स रखना प्रेफर करते थे, नौकर नौकरानी जिसे हम बोलते हैं। सो स्लेव्स वर हाउएवर इंक्लूडेड इन द फैमिली। स्टेटस ऑफ वुमेन की अगर हम बात करेंगे तो वुमेन्स इंजॉयड कंसिडरेबल लीगल राइट्स इन ओइंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में वुमेन्स को बराबर का अधिकार मिलता था एज कंपेयर टू मेन। दे वर मैरिड ऑफ इन द लेट टीन्स और अर्ली 30s। अरेंज मैरिज वर जनरल नॉर्म। तो जनरली अरेंज मैरिज हुआ करती थी और वुमेन्स की शादी लेट टीन्स में होती थी, मतलब 19s के अराउंड में होती थी, और 30 से पहले होती थी, मतलब बहुत जल्दी उनकी शादियां नहीं हुआ करती थी, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में ही उनकी शादियां हुआ करती थी, अरेंज मैरिज। इसके बाद हम देखेंगे वुमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड, वाइफ्स वर बीटन अप बाय देयर हस्बैंड। तो अगर हम सोशल पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यूँ तो उनको प्रॉपर्टीज़ वगैरह में बराबर का अधिकार मिलता था, बट अगर घर की बात करें इंडिविजुअल, तो उनको हस्बैंड के द्वारा डोमिनेट किया जाता था, प्लस कई बार कई हस्बैंड्स उनको मारा पीटा भी करते थे। इसके बाद वुमेन्स रिमेन्ड अ प्राइमरी हायर टू फादर्स प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद भी वुमेन्स अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती थी। एंड डिवोर्स वॉज एन ईजी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। और जो डिवोर्स की प्रथा थी वो भी ईजिली ग्रांट कर दी जाती थी, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो। अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो दे वर अलाउड टू डिवोर्स। सो नाउ अब हम देखेंगे लिटरेसी कैसी थी। द लिटरेसी रेट वर वेरीड बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर। अब हम लिटरेसी को एज ए पर्टिकुलर रीजन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में डिफरेंट रीजन में लिटरेसी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में है जस्ट लाइक कर्नाटका एंड केरला, और उसी जगह कहीं पे लिटरेसी रेट बहुत कम है जस्ट लाइक बिहार।
तो लिटरेसी ऐसे डिफाइन नहीं हो सकती है, डिफरेंट रीजन की लिटरेसी डिफर करती थी। इसके बाद लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड इन आर्मी ऑफिसर, स्टेट मैनेजर एंड सोल्जर। पर जो लिटरेसी का अमाउंट था वो सबसे ज़्यादा किसमें वेरी करता था? आर्मी ऑफिसर्स, स्टेट मैनेजर्स एंड सोल्जर्स। अब हम देखेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी। तो देयर वॉज अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल, रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डेटीज, प्लूरैलिटी ऑफ लैंग्वेज दैट वर स्पोकन, स्टाइल ऑफ ड्रेस दैट वॉज वर्न। तो हर चीज़ में डाइवर्सिटी थी। हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी जाना था कि रोमन एम्पायर बहुत ही डाइवर्स एम्पायर था। यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी डाइवर्स फॉर्म में, कल्चरल प्लूरैलिटी थी। इसके अलावा हम देखें तो लैंग्वेज भी बहुत डिफरेंट स्पोक की जाती थी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इसके बाद स्टाइल ऑफ ड्रेस। अब ड्रेसअप भी अगर हम देखें इंडिया में तो साउथ इंडिया में धोती कुर्ता पहना जाता है, नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न स्टाइल पहना जाता है, कहीं पे मिज़ोरम में जो पुराने स्टाइल के ड्रेसअप होते हैं वो पहने जाते हैं, ट्रेडिशनल स्टाइल्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें इंडिया से रिलेट करने में हेल्प करेंगी रोम सोसाइटी को। इसके बाद द फूड वॉज अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ फॉर्म एंड रिफ्लेक्टेड कल्चरल डाइवर्सिटी। अब जो फूड है कहीं पे बिल्कुल वेगन डाइट होती है, सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाए जाते हैं, तो कहीं पे मीट भी खाया जाता है। तो ये सब भी फूड में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। लास्ट देखेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। एज लेट 15th सेंचुरी आर्मेनियन बिगन टू बी यूज एज रिटन लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेजेस थी वो भी डिफरेंट थी, बट 5th सेंचुरी के बाद में जो लैंग्वेज लिखी जाती थी वो आर्मेनियन लैंग्वेज हो गई थी। तो उससे हमारा कल्चर को डिफाइन किया जा सकता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा एंड आज के टॉपिक्स भी आपको सारे समझ में आए होंगे। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि मैं मोटिवेटेड हो जाऊँ और वीडियोज़ बनाने के लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।